नमस्कार, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज हम दो ऐसे जर्नलिस्ट एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जो एक इंटरव्यू की शक्ल में नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। विषय ही कुछ ऐसा है जिस विषय पर अंदर खाने सब लोग परेशान हैं, कुछ लोग खुश हैं और सब चाहते हैं इसका कोई एक समाधान हो जाए, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। और वो कानून इस देश का काला कानून बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन की एक नई धारा बह निकली है, वो भी मोदी सरकार के नेतृत्व में। जो सरकार सनातनियों को एक करने में लगी है, वही सरकार उसी की देखरेख में शिक्षा को माध्यम बना करके एक ऐसा कानून ला दिया गया है जिसमें जहां से सनातनी पढ़ लिख करके सुधी होकर के बाहर निकलेंगे, वहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहीं भेदभाव होगा और वहीं हिंदू बट जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जी हां, यूजीसी एक्ट 2026 13 जनवरी के बाद से इस पर चर्चा परिचर्चा हो रही है और जो इसके समर्थक हैं वो खुश हैं, कुछ तो चुप हैं, वो इसकी आड़ में मजा भी ले रहे हैं। मैं कुछ साधारण शब्दों का प्रयोग करूंगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग प्रश्न और उत्तर के सगल में बात नहीं करेंगे। मैं पहले तो तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। हेमंत पांडे हैं जो जर्नलिस्ट इंडिया के एडिटर हैं और मैं दिवाकर विक्रम सिंह प्रतिदिन आपसे जुड़ता हूं। दोनों का एक ऐसा विचार जिसे आप सोचिएगा जरूर, और इसलिए कोई औपचारिक इंटरव्यू नहीं है ये, इसमें हम बातचीत करेंगे। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत। यूजीसी एक्ट आया, पहली बात तो मैं अपनी एक पहली प्रतिक्रिया बताऊं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद और जर्नलिस्ट इंडिया पर आपका भी स्वागत है। बहुत जी बहुत जी। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा हेमंत, कि जब से 13 जनवरी के बाद से ये चर्चा शुरू हुई, और अक्सर आप देखते होंगे और आप और हमको बताने की ये जरूरत नहीं है, हम दोनों को हम जानते हैं कि क्या कुछ ट्रेंड में चल रहा होता है। तो एक्स पर 13 जनवरी के बाद से एक ट्रेंड चल रहा है, यूजीसी का काला कानून वापस लो। ये काला कानून हेमंत, मतलब अपने दिल से हम लोग पूछें, कोई गोरा काला सफेद नीला पीला ये क्या कानून है? क्योंकि एक परिचय हम और करा दें, और शायद ये ध्रुव सत्य है, कड़वा सच है। मैं दिवाकर विक्रम सिंह अगड़ी जाति से हूं, हेमंत पांडे ब्राह्मण अगली जाति से हैं, लेकिन यूजीसी एक्ट 2026 पर हम लोग जो चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि निरपेक्ष होकर के उसका मूल्यांकन करें। जी हेमंत, कुछ करना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि काला कानून, तो काले कानून की सर क्या परिभाषा हो सकती है इस देश में? ये तो हमेशा देखा जाता है कि अगर किसी तरह का कोई कानून आता है तो अगर उसका देश में विरोध होता है, कई लोग उसके समर्थन में होते हैं, कई लोग विरोध में होते हैं। हम्म। अब जो समर्थक होते हैं उनका तो ठीक है, और जो विरोध में होते हैं वो उसको काला कानून बताते हैं। अब हम्म। काला कानून का तो सर इतिहास आपको पता है कि आजादी के बाद से कई तरह के कानून देश में आए, या कई सरकारों ने ऐसे फैसले लिए जिसको या तो काला कानून कहा गया या तो काले फैसले कहे गए। हम्म। तो यूजीसी की अगर इस समय बात करें तो यूजीसी ने जो विश्वविद्यालयों के लिए जो नए नियम निकाले हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए, और इस बार उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। तो इसी कानून के अंदर जो 4 पॉइंट हैं जिनका देश भर में विरोध हो रहा है, उन्हीं 4 पॉइंटों को लेकर अब इसको काला कानून बताया जा रहा है। और आप देख रहे हो कि सवर्ण समाज जो है वो किस तरह से देश भर में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहा है। और इसमें सर मजे की बात ये है कि अभी तक जो मोदी सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो लोग भी इस बार विरोध में बोल रहे हैं। तो ये मतलब कि एक बहुत ही यहाँ पर कहेंगे एक टर्निंग पॉइंट सा सरकार के लिए आ चुका है कि जो लोग कल तक समर्थन में यानी अगर मीडिया की भाषा में कहा जाए तो जिनको अंधभक्त कहा जा रहा था, मतलब
एक दो तरह की मीडिया में भी सर दो तरह की हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन भी हेमंत बड़ा मजेदार है। गोदी मीडिया के नाम से जानी जा रही है और एक दूसरी मीडिया के नाम से जानी जा रही है, ये आप जान रहे हैं। तो इस समय ये कई और एक जो समर्थक है उन्हें अंधभक्त के तौर पर रखा जा रहा है। तो अब इसमें बात ये है कि सर जैसे जो जिनको अंधभक्त कहा जा रहा था, अब वो सवर्ण समाज वाले जो अंधभक्त जिन्हें कहा जा रहा था वो विरोध में बोल रहे हैं। तो अगर वो विरोध में बोल रहे हैं तो सरकार के लिए सर ये सोचने वाली बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में ये मुश्किलें मुझे लग रहा है कि ये आगे बढ़ रही है। हेमंत, ये तो आपने बताया, हालांकि जब आप कुछ जानकारी दे ही रहे थे तो मैं उसके कुछ अहम बिंदुओं की जानकारी दूं, और जानकारी देने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, क्योंकि ये नाराजगी किसके खिलाफ है? यूजीसी, जैसा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षण का जो यहाँ पर पूरा ताना बाना है वो कंट्रोल करने वाली यही संस्था है, जिसे यूजीसी कहा जाता है। नई दिल्ली में इसका ऑफिस है और ब्रांच ऑफिसेस कई हैं, और यूजीसी की एक गवर्निंग बॉडी है, और ये एक ऐसी संस्था है जो शिक्षण संस्थान पर नियंत्रण करने के साथ साथ उसके आर्थिक और उसके ताने बाने को ये एनरिच करती है, बढ़ाती है। अब इसी यूजीसी ने एक एक्ट बना दिया, एक कानून लाई, और ये कानून कहां प्रभावी होगा? क्योंकि मैं हेमंत दर्शकों को बहुत सामान्य शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रांगण में अगर जो छात्र या छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हर वर्ग, जाति, धर्म के लोग होते हैं, उसमें एक इक्वालिटी रहे और कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की घटना अगर घटे तो उसको मिनिमाइज किया जाए, और ये सब कुछ हमारे संविधान के 14, 15, 16 और 17 अनुच्छेद के हिसाब से किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजीसी ने किया तो फिर मोदी सरकार को गाली क्यों दी जा रही? क्योंकि शिक्षा मंत्री का कहीं ना कहीं यूजीसी से संबंध है। और दूसरी बात, इस बात की चर्चा हेमंत लोग नहीं कर रहे हैं। तो यही है ना। हाँ, मैं एक चीज अब बताने जा रहा हूं जिसे शायद आप तो खैर जान ही रहे होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग जो जर्नलिस्ट भी ये नहीं जानते तो जान लें, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी ने एक्ट बनाया है। दिस इज अ बिग बिग थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं विश्वविद्यालय कैंपस में या कॉलेजेस के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर यह डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए बहुत सख्त कुछ ऐसे गाइडलाइंस बनाइए, और यूजीसी ने इसको तैयार कर दिया। अब यूजीसी ने तैयार कर दिया तो निर्देश किसका है? कोर्ट का। बट ऐसा नहीं कि हम सरकार का कोई पक्ष ले रहे हैं, सरकार इससे अलग है। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस एक्ट के तहत अगर ये एक्टिवेशन में आ गया, कोई भी पीड़ित पक्ष अगर गलत तरीके से निशाना बनाया गया है तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उसके साथ न्याय होगा। खैर, ये तो मौजबानी बात है, हम ऐसे कैसे भरोसा कर लेंगे? लेकिन हेमंत, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने शुरुआत में परिचय में हम लोगों ने एंकर में ही बात कर ली कि हम दोनों अगड़ी जातियों से हैं। हो सकता है हमारी आपकी बातचीत ऐसी हो ना हो जाए कि जो इसके विरोधी हो तुरंत कहते हैं देखिए ना यहाँ जाति फैक्टर आ गया, अगड़ी जाति की जो मानसिकता है वो प्रभावी हो गई। मेरा अपना मानना है कि जब हम यूजीसी के हर नॉर्म्स को मान रहे हैं तो हम उच्च शिक्षण संस्थान में अगर जा रहे हैं तो हम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की स्थितियां पैदा हों उसके प्रति अपने आप को सीरियस और गंभीर बनाएं। भाई, आपको किसी को डेरोगेटरी वाक्य क्यों बोलने? हेमंत, कोई भी अगड़ी जाति का छात्र है, वहां बैकवर्ड भी है, एससी है, एसटी है और माइनॉरिटीज है, क्योंकि मैं क्लॉज के हिसाब से बात कर रहा हूं, कोई अपने से बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो है तो साथ मिलकर के पढ़ें, लेकिन एक ऐसी मेंटेलिटी कि कोई अगड़ी जाति का हो और वो गाली दे दे या कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर दे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने ध्वंस का, अपने जाति और अपने एकाधिकार का एक ध्वंस
कैंपस में आकर के जमाए, जिसको खत्म करने की कोशिश 75 साल से की गई, तो उच्च शिक्षण संस्थान में तो हम पूरी तरीके से एक जागरूक नागरिक बनते हैं। वहां पर हम किसी भी ऐसे कानून का जहां पर समानता की स्थिति पैदा होती है, उसको लेकर के इतना ज्यादा घबराए क्यों हुए हैं? मैं किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ मैं भी निकला हूं। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़े के आप निकले हुए होंगे, और मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने और 12 साल में हॉस्टल में रहा हूं, मैं वहां पे उच्च शिक्षा ग्रहण करके आया हुआ हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसी स्थिति होती है कि जनरली हम इन कानूनों से या क्या शब्द बोलने चाहिए किसी के जाति को लेकर के, अगर वो उसको अपने गौरव और सम्मान के खिलाफ मानता है, तो ऐसी स्थितियां ना हो पैदा। अब उसमें एक बात साफ साफ लाई जा रही कि अगर होगा 24 घंटे में बैठक हो जाएगी, तुरंत वहां पर फैसला आ जाएगा और उसके बाद आप जेल तक भेजे जा सकते हैं। सवाल ये नहीं है, कानून में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये मिस यूज कर ले, मान लीजिए कोई पिछड़ी जाति का हो या एससी हो या एसटी हो, और वो बहुत दिमाग से काम करते हुए किसी अगले जात के छात्र या छात्रा को एक ट्रैप में लाने के लिए इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर के उसको फंसाए, वो चीज ना हो, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, इसके लिए यूजीसी पर दबाव तो बनाया जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कानून ही वापस ले लो। अगर ये एक मुहिम चलाई जा रही है तो एक समाज में तो बहुत बड़ा बंटवारा हम ही कर दे रहे हैं इस तरह की मुहिम चला करके। हेमंत, पता नहीं सहमत हैं आप या असहमत, आप अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए सर, आपने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें कही हैं, वो सारी चीजें सही हैं, मैं उन चीजों को मानता हूँ, लेकिन जिस विषय पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए लोगों को, और जो बुद्धिजीवी हैं या जो इस समाज, जो सवर्ण समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या जो एसटी, एससी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी सोचने वाली बात है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ सर, जिस पर मतलब कि ध्यान आकर्षित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी एससी एसटी एक्ट में कितने तरह से गलत आरोप लगे हैं, ये गूगल पे सब अवेलेबल है। शॉर्ट में सारी गूगल देखते हैं तो गूगल पे ऐसा तो नहीं कि फैक्ट नहीं है, अखबारों में छपा है तो फैक्ट है। जो गलत आरोपों में जो भी गिरफ्तारियां हुई है, जो भी कार्रवाइयां हुई है इससे पहले, वो तो है ही, और आने वाले समय में जो इसका दुरुपयोग होगा उस पर चिंता है। अगर उस पर चिंता है तो सर बात अब यहाँ पर एक दूसरी आ जाती है। एक चीज मतलब आने वाले भविष्य में इसका क्या होगा, कॉलेजों में इसका क्या असर होगा, वो तो बात की बात है। उससे पहले जो एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज होने जा रही है, हिंदुत्व में ही आपस में, हिंदुओं में ही आपस में लड़ाई होने जा रही है, एक मतलब कि एक खेल सा एक बन गया है। तो अगर आप इसको दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो सर वैसे देश पहले से ही धार्मिक माहौल से बहुत गर्म स्थिति में है, बहुत गर्माहट है। अब ये जातिवाद वाला जो अगर इस बीच में ये एंगल आ गया है तो ये तो देश के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो लोग जो धर्म के नाम पर देश के अंदर बवाल कर रहे हैं, वो अब इस कानून को हिंदू जाति में बांटने के लिए या दबाव डालने के लिए या विद्रोह पैदा करने के लिए क्या वो षड्यंत्र नहीं करेंगे? मैं वही बात तो हेमंत कह रहा हूं ना, यही बात तो एक यही सवाल बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपने ये सवाल उठाया मैं इसका जवाब दे रहा हूं, बट मैं इस पर जो अपनी बात रखने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। हालांकि जो मैंने बात पहले कही उसी को आपने एक्सटेंड किया। हेमंत, पिछले 13 जनवरी से लेकर और आज जो स्थिति है, आज दिन है 28 जनवरी है, इसके बीच में कई हमारे ऐसे दर्शक, जर्नलिस्ट, हम लोग तो साथ काम भी किए हैं, वो ये कहते हैं कि एक वीडियो आप यूजीसी पर बनाइए। हमने कहा यूजीसी पर वीडियो क्या बनाएं? ये कहें कि ये काला कानून है, इसको मोदी सरकार वापस ले, ये हिंदुओं में बंटवारा कर रही है। तो जो इससे मैं मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, जो इससे खुश हैं और वो हिंदू ही हैं, चाहे वो ओबीसी हो और चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो,
हम वहीं पर अपने को रख के देखें, वो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि देयर इज डिस्क्रिमिनेशन माइंडसेट इन, मतलब मैं हिंदी में इस बात को कहूं कि उच्च या सवर्ण जो कास्ट के लोग हैं उनके मन में एक ऐसा माइंडसेट है जो दूसरों को अपने से नीचा देखते हैं। अब ये उनकी मानसिकता है, जबकि मैं मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है, एक बहुत अच्छी खासी इक्वालिटी की स्थिति है। अब हेमंत, जैसे मैंने कहा ना परिचय में, मैं वो परिचय देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा खुल के बात हो, हम दोनों अगड़ी जातियों से हैं। अगर हम इसको बिल्कुल गलत बता देंगे, ये नहीं कि सही या गलत बताने के लिए हम बैठे हैं, सवाल यह है कि हम अगर मान लें अपने को SC ST की कैटेगरी में रख के बात करें, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमको भी गौरवपूर्ण तरीके से वहां पर जो कमेंट्स होते हैं, ये भी तो सही है, कितने अखबारों की कटिंग्स निकाल लीजिए, कितने न्यूज की कटिंग्स निकाल लीजिए, उनके लिए असम्मान के शब्द भी तो बोले जाते हैं, जैसे कुछ कानूनों का उल्लंघन या उसका सहारा लेकर के सवर्णों को परेशान किया गया। मैं यही बात तो कह रहा हूं, इस दोनों स्थितियों को मिनिमाइज करने का एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बहुत शिद्दत से लगना होगा। इससे बात नहीं बनेगी कि कोई इससे प्रभावित होगा, गलत व्यक्ति या स्टूडेंट, तो उसके साथ न्याय होगा, ये हम गारंटी देते हैं, ये कहने की बात नहीं है। ऐसी बातें, और पहली बात तो मैंने ये कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये सब कुछ लाया। अब देखिए, हम एक मोनोपोली के तहत जिस भी क्षेत्र में हैं, निश्चित रूप से चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, अगर अगड़ी जाति का है तो वो कहेगा ये गलत है, मोदी सरकार बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को साधने के लिए सब कुछ कर। अब इसी में ये देख लीजिए ना सर, अब इसी में ये देख लीजिए कि यूपी में 2 अधिकारी, मतलब कि अपर लेवल के अधिकारी इस्तीफा दे देते हैं। हाँ, बरेली का शायद एक मामला है, और एक एडीएम क्या SDM थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, अब उनके बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट राइट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। मैंने वही कहा ना, उनका स्टेटमेंट अगर आप सुनोगे तो मतलब उन्होंने बहुत अलग किस्म का स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर हम उसको दोहरा नहीं सकते। और उसके बाद उन्होंने योगी सरकार से सवाल भी पूछे, और वो यूजीसी के साथ साथ वो चले गए शंकराचार्य विवाद पर। अब 2 सवाल पूछने लगे। और दूसरा जो इस्तीफा सर यहाँ पर आया है, दूसरा इस्तीफा आया है अयोध्या के डेप्यूटी GST कमिश्नर का। वो उन्होंने रोते हुए अपनी पत्नी को फोन किया, रोते हुए, वो वीडियो वायरल हो रहा है, वो तो सभी देख रहे हैं। तो ये क्या मैसेज जा रहा है समाज में, देखो मोनोपोली सेट हो रही है, ये एक सोचने वाली बात है। हेमंत, मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग, ये बात तो आपको घर कर गई होगी, मैं शुरू से और बराबर हर वाक्य दोहरा रहा हूं, हम 2 बैठे हैं, हम जर्नलिस्ट भी हैं और हम अगड़ी जाति से भी हैं, खुल के हम बोल रहे हैं ना। अगर हम उन 2 लोगों का इस्तीफा देना ही याद रखें तो ही न्याय नहीं होगा, ये विशुद्ध जर्नलिज्म नहीं होगा, या दिल की बात छोड़ दो, जर्नलिज्म दिल की बात नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि यूजीसी ने ये गाइडलाइंस बनाए, नहीं मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हो ही नहीं रही है, अब समाज में क्या दिल की बात हो रही है। हाँ। एक व्यक्ति जो इस्तीफा दे रहा है वो तो दिल से दे रहा है ना। मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं यही बात तो कह रहा हूँ, इसी यूजीसी के कानूनों के तहत जो गाइडलाइंस थे, हेमंत सुनिएगा, जो सिटी, क्योंकि अगर मैं भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूं तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब अगर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो ऐसा नहीं भगवान हो गए, सॉरी टू से, कोई भी हो, मैंने कहा ना। और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई राजनीतिक शैली में बातचीत कर रहा हूं, सवाल ये बिल्कुल उनकी बात सही है, डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी कानून के सहारे के जरिए कर दिया जाता है, ले लिया जाता है, हो जाता है, तो फिर वो कानून गलत है। लेकिन हम ये कह दें कि ये काला कानून है, नहीं, इसमें सुधार की गुंजाइश को हम देखें और इसके लिए चर्चा करें। क्योंकि हेमंत, मैं फिर कह रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो उस समाज से आता हूं कि जिसमें हमने ये सब समस्या देखी ही नहीं है। अरे भाई, ये तो ये है, ये तो ये है, लेकिन जो, मैं वो शब्द बोल नहीं सकता खुल के, जो उस श्रेणी से हैं, अगर वो डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं,
मैं तो आपको एक ऐसे उदाहरण बता दूं कि मैं मतलब आप हिल जाएंगे। वो प्रोफेसर रहा है अगड़ी जाति का, और उसके क्या कमेंट्स होते थे एक सब्जेक्ट्स को। अगर कोई, मैं नहीं बोल सकता, हो सकता है कि मेरी कोई बात मेरे समकालीन कोई स्टूडेंट सुन रहा हो तो समझ भी रहा होगा कि मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं। मैं यही बात आपसे कह रहा हूं ना कि कोई रोल के अगर ये कानून की बात, और फिर अभी मैंने इतनी बात कही, लोग यही कहेंगे अरे यार ये तो अगड़े जात का है ही नहीं। सवाल यही है, किसी भी कानून को बदला जाए या न बदला जाए, ये हम बात करने की बजाय उसमें सुधार के गुण। यस, इस कानून का सहारा लेकर के जो माइंडसेट जिनका पॉलिटिकल टाइप का होगा, जिस स्टूडेंट का, सचमुच में वो किसी को फंसा देगा। तो इसके सुधार के हमें व्यापक तरीके करने चाहिए, और इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए और इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। पूरे कानून को या पूरे विचार को यूं हम काला बना करके और दबाव डलवा करके उसको हम वापसी करा दें, हेमंत, ये संभव नहीं। और फिर यहीं से आगे हो जाएगी राजनीति की बात। एक भी पार्टी का कोई नेता, राहुल गांधी तो नहीं बोल रहे हैं कि ये काला कानून है, वापस लो। उनको पता है SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी सब नाराज हो जाएंगे। अब सवाल यह है, कहते नहीं कि अगर राजपूत ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया तो 2027 तो योगी जी गए। जी नहीं, इतने जल्दी सब न कोई चला जाता है न कोई आ जाता है। यस, अगर अगड़ों के मन में ये बात आ रही है कि कहीं न कहीं इस कानून के जरिए उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है, तो उसे एड्रेस किया जाए और उसको दूर करने का एक पहल करने का तरीका खोजा जाए, जो शिक्षा मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UGC को पहल करनी चाहिए। अगर पहल नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये मनमानी है। जी, अब हम कई सारे हमने मुद्दे इसमें शायद इंक्लूड कर लिए हैं, तो अब मुझे ये लगता है कि हमको एक सवाल के साथ आज की इस जो बातचीत है उसे आगे के लिए छोड़ देनी चाहिए। बात यहाँ पर UGC की हो रही है, विश्वविद्यालयों में नए नियम को लेकर हो रही है, सरकारों को लेकर हो रही है। UGC और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई साहब आप क्यों नहीं बोल रहे हो। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है उस पर अगली बार हम चर्चा करेंगे, और वो बड़ा सवाल ये है कि जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं या जो लोग इसको भविष्य की इसकी गहराई को भाप पा रहे हैं, वो तो बात रही ही रही, लेकिन छात्रों के मन में और छात्रों के भविष्य पर इसका क्या असर होने वाला है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट इंडिया के हेमंत एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, और इनके अपनी वेबसाइट जर्नलिस्ट इंडिया है, उस पर भी आप जा सकते हैं। जर्नलिस्ट इंडिया पर भी जा करके आप हेमंत के विचारों को और विभिन्न विषयों पर इनके अपनी जो कुछ भी इनके कंटेंट्स हैं उसको देख सकते हैं। और हार्ट ऑफ भारत पर प्रतिदिन की तरह आप एक मुद्दे के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज चूंकि एक UGC का मुद्दा बहुत अहम हुआ, हम दोनों ने तय किया कि हम सिर्फ अपनी बात रखेंगे, प्रतिक्रिया तो आपको देनी है, और प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारे दोनों के चैनल को, हार्ट ऑफ भारत जो कि मैं चला रहा हूं और जर्नलिस्ट इंडिया हेमंत पांडे, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए, और आपके कमेंट्स पर हम जरूर जवाब देंगे। और वादा करते हैं कि हम दोनों मिलकर के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों को जो रिटायर्ड हैं और विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ प्रोफेसर्स को भी इस पूरे बहस में शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।